जय हिंद दोस्तों। हम जान रहे हैं कि आपके साथ क्या गुजर रहा होगा। कल से आप सबका एग्जाम है। एकदम बढ़िया से आप 1 घंटा हमको समय दीजिए। 1 घंटा अच्छे से समझ लीजिए। 100 में 80 तो आ ही जाएगा, इतना गारंटी है। और अच्छा से पढ़ लिए तो 100 में 90, 95, 92 इतना ला सकते हैं। 100 में 100 भी ला सकते हैं अगर पूरा कॉन्फिडेंस रहे, किसी तरह का कोई कमी नहीं रहे तो। देखिए, परीक्षा के 2 घंटा पहले भी अगर आप सोच लेते हैं कि नहीं अच्छा करना है, अभी भी 2 घंटा समय है, अच्छा करके जाना है, तो एकदम अच्छा आप कर सकते हैं। और अगर अभी आप सोचेंगे कि अब क्या होगा, कल ही तो एग्जाम है, अब वीडियो देखने से क्या होगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर कुछ अच्छा करना है तो 2 घंटा भी पहले समय अगर बच जाए तो उसको आप यूज कर लीजिए, उसका सदुपयोग कर लीजिए, खूब अच्छा से पढ़ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर खूब अच्छा से समझिए। सबसे पहले पाठ और लेखक का नाम याद करना एकदम जरूरी है। हर हाल में आपको पाठ और लेखक का नाम याद रखना है, क्योंकि इससे एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब जितना प्रश्न है, 2 है, 3 है, 5 है, जितना है, लेकिन पाठ लेखक का नाम आपको याद रहेगा तभी आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे शिक्षा से पूछ लेगा कि अच्छी शिक्षा क्या है, सच्ची शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो लेखक के अनुसार आपको बताना पड़ेगा कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बातचीत से पूछ लेगा, मतलब किसी भी चैप्टर से पूछ सकता है। तो जब तक आपको पूरा याद नहीं रहेगा तब तक आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो खूब ध्यान से देखिए यहाँ। सबसे पहले पाठ और लेखक का नाम याद कर लीजिए। देखिए, पाठ 1 में है बातचीत। बातचीत के लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। बातचीत कहानी के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 में और मृत्यु 1914 में, यूपी में। ठीक है। अब जन्म मृत्यु सिर्फ नॉर्मल टेम्पोररी टाइम के लिए याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट है तो इसको रटते रहिए, जन्म मृत्यु कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था। ये सब बहुत बड़ा बात नहीं है। सिर्फ आपको पाठ और लेखक का नाम याद रहना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम पार्वती देवी था और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसको याद रखना। बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, इसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1922 में इनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति के बारे में तो आप लोग जानते ही है। संपूर्ण क्रांति के राइटर कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1902 में इनका जन्म हुआ था और 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। देखिए, जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, इससे भी आपसे पूछेगा सवाल, एक दो सवाल तो रहेगा ही। जयप्रकाश नारायण जब पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे तो इतना भीड़ इकट्ठा हुआ था कि इनके बाद एक नरेंद्र मोदी को छोड़ के किसी और के भाषण में उतना भीड़ इकट्ठा नहीं हुआ था। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के नेता थे और संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने वहीं से दिया था और वहां से दिल्ली के रामलीला मैदान तक ये लोग गए थे, एकदम धूम मचा दिए थे जयप्रकाश नारायण अपने टाइम में। और प्रधानमंत्री भी बने थे। आपातकाल घोषित हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो 18 महीने तक ये जेल में भी रहे थे। उसके बाद में प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद 1979 में इनकी मृत्यु हो गई और 1980 में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। अर्धनारीश्वर के राइटर, अर्धनारीश्वर के राइटर रामधारी सिंह दिनकर, 1908 से 1974 तक। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत ही अच्छे राइटर, उपन्यास के लेखक है। उर्वशी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उर्वशी उपन्यास रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया था। रोज, रोज के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इनका कंप्लीट नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे। शॉर्टकट में आप याद रखिएगा, रोज के राइटर अज्ञे जी। ठीक है। 1911 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। अज्ञे जी बहुत ही महान राइटर थे और दुनिया के सबसे छोटी कहानी के लेखक भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ही थे। बहुत ही बिजोड़ कहानी लिखे थे। एक गुरु शिष्य को संबंध बनाकर, गुरु शिष्य को सब्जेक्ट लेके उनको विषय बनाकर बहुत ही अच्छा स्टोरी लिखे थे। उस कहानी में लिखे थे, सुना है कभी आप? अच्छा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। उस कहानी में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे लिखते हैं कि एक गुरु और एक शिष्य दोनों आदमी रहा करते थे, पढ़ा करते थे। शिष्य आया, एक नया शिष्य आया गुरु जी के पास और गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप हमें शिक्षा दीजिए, हमें शिक्षा चाहिए आपसे। तो गुरु जी बोले कि बेटा ठीक है, यहीं पर हूँ। ले गए पहले दिन, पौधे ले जाके एक पेड़ पर दिखाते हैं कि देखो इस पेड़ पर क्या है। तो बोला कि गुरुजी, इस पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया है। फिर कहे कि चलो, ले गए। फिर दूसरा दिन
अगले दिन लेके गए, फिर उसी पेड़ के पास कहे कि अब देखो इस पर क्या है। तो गुरु जी इस पेड़ पर वही सुंदर सी चिड़िया है, मन करते इसको घर ले चलो। फिर कहे कि तीसरा दिन गए, चलो। जब तीसरा दिन ले गए, कहे कि देखो तो अब क्या है बेटा, कि गुरु जी वो जो चिड़िया थी जिसको जी करता था कि घर ले चले, अपने पास रख के, बहुत ही सुंदर थी, वो बूढ़ गई, अब चिड़िया है ही नहीं। इतना ही पर कहानी खत्म हो जाता है। गुरु कहता है कि बेटा यही है शिक्षा, कि कोई किसी को सिखाता नहीं है, यह अंदर की प्रेरणा से व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से प्राप्त करता है, और यही जिंदगी है। बहुत ही अच्छा, इतना शॉर्ट स्टोरी में इतना बड़ा चीज समझा देना, कि राइटर लोग का कमाल है। सचिदानंद निरानंद बादशाह नगी है, बहुत ही महान राइटर है। 1911 से 1987 तक इनका लाइफ स्पान रहा, जीवन हो। ठीक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह। भगत सिंह भी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था, और इनको फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को, शाम में 7:30 बजे के करीब में इनको फांसी दे दिया गया था। जबकि शाम में फांसी देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन अंग्रेज लोग भगत सिंह को, इतने वीर क्रांतिकारी थे, इतने पढ़े लिखे आदमी, इनको देख के सब कांप उठता था, इतने वीर थे। जब फांसी देने दिया जाने वाला था तो भी ये पढ़ ही रहे थे, बताइए कितने वीर आदमी थे। 1907 में इनका जन्म हुआ है, और 1931 में ये फांसी पे झूल गए। ठीक है। अच्छा, इनको फांसी पर झूलने का प्रेरणा एक व्यक्ति से मिला था। ठीक है। बहुत ही महान व्यक्ति था। ठीक है, आप हिंदी में दिया हुआ है, उससे इनको प्रेरणा मिला था, और उस व्यक्ति को का फोटो हमेशा रखते थे अपने पॉकेट में। जो गदर पार्टी से रिलेटेड थे उनको फांसी दे दिया गया था। अच्छा, ओ सदा नीरा के राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के राइटर जगदीश चंद्र माथुर, 1917 से 1978 तक। अच्छा, ओ सदा नीरा के जो राइटर है जगदीश चंद्र माथुर, जितने भी राइटर है सब एक से एक राइटर है। आपकी किताब में जितने भी लेख जो है, जो लेख है, चाहे कोई कहानी है, चाहे कुछ भी है, उसके राइटर जो भी है सब एक से एक राइटर है। जगदीश चंद्र माथुर दशरथ नंदन उपन्यास के लेखक है। सरस्वती, मेरी बांसुरी, जिन्होंने जीना जाना, इन सब के राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। याद रखना है। 7 गो चैप्टर हो गया। 13 चैप्टर है गद्य में। गद्य का मतलब होता है कहानी वाला काम। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। 7 पार्ट तक हो गया है। बातचीत के बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण, अर्जुना ईश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, रोज सच्चिदानंद निरानंद बादशाह नकिए। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह और सदा निराज, जगदीश चंद्र माथुर। पूछेगा कि दशरथ नंदन के लेखक कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर। सरस्वती के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। मेरी बांसुरी के लेखक या जिन्होंने जीना जाना, उनके भी लेखक जगदीश चंद्र माथुर। 1917 से लेकर 1978 तक ये जीवित थे। ठीक है। चलिए अगला, सिपाही की मां, मोहन राकेश, पंजाब के राइटर है। पंजाब में उनका जन्म हुआ था इनका, मोहन राकेश का, अमृतसर पंजाब में। बहुत ही विजुअल राइटर है, बहुत अच्छे अच्छे चीज लिखे हुए हैं। अंधेरे बंद कमरे इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। मोहन राकेश के द्वारा अंधेरे बंद कमरे नाम का उपन्यास लिखा गया था। एक और जिंदगी, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और न आने वाला कल तथा अंतराल, 4 उपन्यास मोहन राकेश के बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है अंधेरे बंद कमरे। आपसे पूछ सकता है कि अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन थे? तो मोहन राकेश। कौन थे? मोहन राकेश। अच्छा, अगला है 9 चैप्टर में परगीत और समाज। प्रगति नहीं, परगीत। परगीत और समाज, जिसके राइटर है नामवर सिंह। ये जेएनयू के एक जाने माने व्यक्ति रह चुके हैं, जेएनयू में ये काम कर चुके हैं। ठीक है। परगीत और समाज के राइटर नामवर सिंह। 1927 में इनका जन्म हुआ था। 1986 में जेएनयू में थे ये, और अभी भी 1996 में जो पत्र के संपादक होते हैं, उस तरह से इन्होंने संपादन किए। ठीक है। और संपादन कर रहे थे। अभी 2023 चल रहा है, हो सकता है जिंदा हो या मर गए। ठीक है। नामवर सिंह, ये लोग आधुनिक युग के कवि हैं, राइटर हैं। जूठन, जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। 1950 में इनका जन्म हुआ था, हो सकता है अभी तक जिंदा हो। ठीक है। मेघदूत नाट्य संस्था जो महाराष्ट्र में चलता था, उसके मालिक यही थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अभी भी चलता होगा मेघदूत नाट्य संस्था। 1950 में 30 जून को इनका जन्म हुआ है। जूठन के राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि, एकदम याद रखना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके राइटर मलयज। मलयज का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है। शॉर्टकट में उनका नाम मलयज है।
उन्होंने लिखा है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसमें अपने जिंदगी के कुछ पल कुछ दिनों का वर्णन किए हैं कौन, मलय जी, भरत जी श्रीवास्तव जी, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा एक लिखा गया है जिसका नाम है जख्म पर धूल, बहुत ही बेजोड़ कृति है इनकी, जख्म पर धूल। अगर मौका मिले तो इसको जरूर पढ़िएगा इंटरवल, मलयज भरत जी श्रीवास्तव, ठीक है। इन्हीं का दूसरा नाम है मलयज। पूछेगा कि मलयज का असली नाम, तो भरत जी श्रीवास्तव, ठीक है। असली नाम मतलब इनका पूरा पूरा नाम। अच्छा, हंसते हुए मेरा अकेलापन हो गया। उसके बाद में तिरिच, तिरिच के राइटर है उदय प्रकाश। पूछेगा कि एमिनेंस पत्रिका जो अंग्रेजी में छपता था, एमिनेंस पत्रिका के प्रकाशक कौन थे, संपादक कौन थे या लेखक कौन थे एमिनेंस पत्रिका के, या उदय प्रकाश, ठीक है। तिरिच का राइटर है। तिरिच क्या है आपको कहानी में पढ़ने को मिलेगा। तिरिच एक कहा जाता है कि काला जो नाग होता है उससे भी विषैला जानवर एक ही होता था, एक छोटा सा जीव होता था, छिपकली का टाइप, लिचार, बहुत ही विषैला जानवर है तिरिच, ठीक है। जीव है बहुत विषैला जीव। तिरिच किसी को काट लेता था, ठीक है। कहानी था वहां पर प्रचलित है कि तिरिच अगर किसी को काट लेगा और तिरिच किसी को काटने के तुरंत बाद अगर पेशाब करके और उसी पर लौटा गया था तुरंत आदमी मर जाएगा। ऐसा माना था कि सांप के विष से भी ज्यादा विष इसमें होता है तिरिच नाम का छिपकली में। छिपकली का एक टाइप है ये, जो कहाँ रहता था, पहाड़ी इलाका में रहता था, ठीक है। वहां पर तिरिच जो लिखा है ना, उसके पिताजी को तिरिच काट लिया था, तिरिच वाला कहानी, ठीक है। तो डर गया था, लेकिन उसके पिताजी तिरिच के काटने के तुरंत बाद उसको मार दिए थे। तिरिच को कहा जाता था कि इसको अगर तुरंत बाद मार दिया जाएगा तो पेशाब करके उस पर नहीं लौटेगा तो आदमी बच जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे बहुत कुछ उसमें पता चलता है कि तिरिच के काटने पर 24 घंटे बाद असर करता है, बहुत जड़ी बूटी झाड़ बूट सब सब चलता था इसमें। तो पूछेगा कि तिरिच क्या था, तिरिच क्या था, तो तिरिच एक छिपकली की प्रजाति थी, ठीक है, जो नाग से भी ज्यादा विषैली होती थी, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। चलिए शिक्षा, शिक्षा के जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, ठीक है। पूछेगा कि शिक्षा के लेखक कौन, तो जे कृष्णमूर्ति, इनका पूरा नाम तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, ठीक है। कभी हीर रांझा का स्टोरी सुनाएंगे, तो हीर रांझा में भी है जो रांझा था ना, राधा, उसका नाम जिद्दू था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा से सुनाएंगे, अभी उसके लिए टाइम लगेगा, अभी बात रखें। ये क्या क्या और लिखे हैं, तो द फर्स्ट लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के राइटर पूछेगा, हिंदी में पूछेगा अंग्रेजी में नहीं। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम फ्रीडम के राइटर कौन, जे कृष्णमूर्ति। अच्छा, द ओनली रिवोल्यूशन, इसके राइटर कौन, तो इसके भी जिद्दू कृष्णमूर्ति या जे कृष्णमूर्ति। इनको ये इतने महान थे, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि इनको लीड वेटर लोग, जो मेन मेन आगे आगे कोई नेतृत्व करता है किसी चीज का, वो लोग इनको विश्व शिक्षक का उपाधि देता था, कहता था कि बाप रे भाई ये दुनिया के शिक्षक है, पूरे दुनिया के विश्व शिक्षक। तो चलिए जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पूरा एक पार्ट से कर लेते हैं। बातचीत के बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था कि चंद्रा शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण, नरहरि के रामधारी सिंह दिनकर, और नारीश्वर के राइटर कौन, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इसमें नारी पर और पुरुष पर बहुत ही अच्छा से एक लेख लिखा गया है, जिसने एकदम मानव के सोच को चेंज कर दिया, ठीक है। कि मानव के सोच में जैसे पुरुष नारी को हे मानता है, चाहे नारी को मतलब मानता है कि मतलब महाविकार है, बहुत कुछ है, ठीक है। बहुत सारा तरह तरह का दोहा लेकर, तुलसीदास का, कबीर जी का, सभी लोग का दोहा लेके और बहुत अच्छे से रामधारी सिंह दिनकर बताए हैं। और इसमें कहे हैं कि अगर पुरुष नारी का गुण ले तो वह देवता बन जाता है, और नारी और पुरुष दोनों को आपस में गुणों का साझा करके एकदम मिलजुल के अच्छा से रहना चाहिए। किसी में वास्तव में विकार है नहीं, अगर विकार स्त्री में है तो विकार पुरुष में भी है, ऐसा इनका कहना है। और बहुत ही अच्छा से रामधारी सिंह दिनकर इसको बताएंगे। तो और नारीश्वर के राइटर रामधारी सिंह दिनकर, रोज के सचिदानंद निरानंद बादशाह नगिए, एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह, ठीक है। 6 पाठ तक एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। बातचीत, बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। 2 पाठ में उसने कहा था कि चंद्रा शर्मा गुलेरी, ठीक है। 3 पाठ में संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, 4 पाठ में अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, 4 को तो एकदम अच्छा से याद हो गया। बातचीत बालकृष्ण भट्ट, उसके बाद उसने कहा था चंद्रा शर्मा गुलेरी, 3 पाठ संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। और 4 पाठ में, बोलिए 4 पाठ में क्या है, बोलिए जल्दी, यहाँ पर देखिए, अर्धनारीश्वर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, 4 को याद हो गया। बातचीत उसने कहा था संपूर्ण क्रांति अर्धनारीश्वर। उसके बाद में रोज, रोज के सचिदानंद निरानंद बादशाह नगिए, एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह, और सदा नीरा के जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। वो सदा नीरा के जगदीश चंद्र माथुर, 7 को याद हो गया। 6 को और 13 को पाठ है, ये है इसमें।
सिपाही की माँ मोहन राकेश, सिपाही की माँ के राइटर मोहन राकेश। उसके बाद में परगीत और समाज के राइटर नामवर सिंह, जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन। 11 पाठ में इसके लेखक मलयज, मलयज जी का पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव, ठीक है, भरत जी। तिरिच, तिरिच के उदय प्रकाश, एविडेंस पत्रिका के राइटर उदय प्रकाश, शिक्षा के जीदू कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति। यहाँ पर आपका गद्य खंड खत्म होता है। गद्य खंड में 13 पाठ है, ठीक है। यहाँ पर समास बताए हुए है, समास से पूछेगा क्वेश्चन कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के में से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है, याद रखना है। तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि, तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व द्विगु, 6 गो समास होता है। तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि और द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव, ठीक है। और 7वां है एक नए समास, ठीक है। आपको 6 भेद ही टिक करने हैं। 7वां एक एक्सेप्शनल है नए समास, जिसमें अ लगा रहेगा, जैसे असमय, असमय में कौन समास, तो नए समास। अज्ञान, इसमें कौन समास, तो नए समास, ठीक है। चलिए, द्वंद्व समास, द्विपद प्रधानो द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो और द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे दिन रात, ठीक है, दिन रात अब यही समास में भी आता है। यहाँ पर भाई बहन, भाई बहन, ठीक है। तो भाई बहन, इसमें दोनों पद प्रधान है कि नहीं। माता पिता, पूछेगा माता पिता में कौन समास, तो द्वंद्व समास, अगर समझ में। हाँ, तो द्विपद प्रधानो द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। संख्यावाचक द्विगु, जिसमें संख्या लगा रहेगा वो द्विगु समास कहलाएगा। जैसे त्रिभुज, चाहे चतुर्भुज, पंचभुज, ठीक है, पंचभुज चाहे पंचवटी, पंचवटी 5 गो घाट वाली, ठीक है, 5 घाट वाली जगह पंचवटी। जहाँ 3 4 5 कुछ भी लगा रहेगा संख्यावाचक द्विगु, ठीक है। जो संख्यावाचक होगा, जिसमें संख्या का पद होगा वो द्विगु समास हो जाएगा। अव्ययी भाव, न व्यय यो अव्यय, न व्यय यो अव्यय, जिसका कभी व्यय ही नहीं होता है वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे सदैव, ठीक है, सदैव मतलब हो गया हमेशा, ठीक है। दिन रात, दिन रात कभी खत्म होगा, दिन होगा फिर रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, ठीक है। अच्छा, यथाशक्ति, जितना आपका शक्ति है उतना दान दीजिए, ठीक है। तो यथाशक्ति, ये भी कौन समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो इस तरह से जहां भी रहेगा सदैव या यथाशक्ति, इस तरह का, तो ये किसमें हो जाएगा, अव्ययी भाव समास में, ठीक है। अगर दिन रात पूछेगा, ठीक है, तो दिन रात में दोनों पद प्रधान है। अगर दोनों में से कोई भी दे द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास, तो आराम से इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। यथाशक्ति, यथा साधन, ये सब जहां भी लगा रहेगा उसको कौन समास करेंगे, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, ठीक है, चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार कौन समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद जिसका प्रधान होगा उसको क्या बोला जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे चिड़ीमार, खास करके यही रखिएगा, चिड़ीमार, चिड़ीमार में कौन समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए, कर्मधारय, विशेष विशेषण हो कर्मधारय, जिसमें विशेष विशेषण हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली टोपी, कैसी टोपी, टोपी कैसा है, काली, काला विशेषण हो गया, ठीक है। और टोपी विशेष हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। और जो विशेषता होता है, जैसे किसी भी चीज की विशेषता जिस शब्द से बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण, ठीक है। जैसे कहेगा कि लाल, ठीक है, लाल दवा, तो इसमें लाल हो गया विशेषण। दवा कैसा है, तो लाल है, जो कैसा का जवाब देगा वही विशेषण हो जाएगा। और दवा, दवा क्या है, दवा विशेष है, ठीक है। तो विशेष से विशेषणों कर्मधारय, ठीक है। काली टोपी, है ना, अच्छा, हरा गमछा, क्या हो जाएगा, कर्मधारय, ठीक है। जहाँ विशेष विशेषण लग गया उसको कर्मधारय समास कहते हैं। अच्छा, बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास, जिसका अन्य पद प्रधान हो उसको बहुव्रीहि समास कहेंगे, ठीक है। जैसे बिना पानी, बिना है हाथ में जिसके, जैसे सरस्वती जी, उनको क्या कहेंगे, कौन समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। जिनके हाथ में बिना है, बिना पानी, ठीक है। जिनका कंठ नीला है, शंकर जी, ठीक है, नीलकंठ, तो नीलकंठ कौन समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिनका, भगवान विष्णु चाहे श्री कृष्ण ना, तो क्या हो जाएगा, वो कौन समास, बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान हो, कोई अन्य पद, ठीक है। अष्टंगी, 8 भुजाओं वाले, यानी दुर्गा,
ठीक है। तो इस तरह से जो भी आएगा वो बहुव्रीहि समास होगा, जिसमें विशेष विशेषण होगा वो कर्मधारय समास होगा। जैसे चिड़ीमार हो गया, राजपुत्र हो गया, राजपुरुष हो गया, ये सब हो जाएगा तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान है। ठीक है, राजपुत्र यानी राजा का। ठीक है, तो आ गया खूब अच्छा समझ में इतना। द्वंद्व द्विगु भी आ ही गया, अब यही आ ही गया, और नया समास आ ही गया, जिसमें आ लगा होगा वो नया समास हो जाएगा। ठीक है, खूब बढ़िया से आप समझ गए। और काव्य खंड पर चलते हैं। पद खंड इसको बोलते हैं, पद खंड कविता बहुत ही अच्छा है कि रोएंगे नयन नीर भरी भरी सबे प्यारे हरिचंद्र की कहानी रह जाए, इतना भी जो भी है। तो काव्य खंड हम एक एक करके उसके पहले पाठ और लेखक का नाम याद करेंगे। उतना समय बचा नहीं है हम लोग को, कम टाइम में बहुत कुछ करना है। ठीक है, सबसे पहले पाठ और लेखक का नाम याद रखिएगा, और उनके माता पिता का नाम बताया है, और इनके मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ ये सब बताएं, ये सभी थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।